स्वागत है आप सभी लोगों का कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे डीसी जनरेटर के बारे में, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है। ओके, आवाज़ क्लियर है? कंफर्म करके बताइए, कमेंट करके बताइए आवाज़ आप लोगों तक अच्छी जा रही है। कमेंट करिए भाई। कमेंट करके बताएं आवाज़ जा रही है कि नहीं। जल्दी से कमेंट करके बोलिए आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। ओके, हेलो, हेलो, हेलो। आवाज़ जा रही हो तो कंफर्म करें, वीडियो मैं स्टार्ट करूं। विपिन कुमार, गुड इवनिंग। आवाज़ अगर पहुंच रही हो तो विपिन जी कंफर्म कर दें। ओके, थैंक यू। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज हम लोगों को रीड करना है, आज हम लोग लर्न करेंगे डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में। ओके, शुक्रिया, स्वागत है। ओके, क्लियर है। और कोई दूसरा पर्सन जुड़ा है वो भी कंफर्म कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर यानी कि श्रेणी जनरेटर। डीसी सीरीज जनरेटर यानी कि श्रेणी जनरेटर के बारे में हम लोग लर्न करेंगे। ठीक है विपिन जी। तो श्रेणी जनरेटर में हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग संरचना देखेंगे यानी कि स्ट्रक्चर। डीसी श्रेणी जनरेटर की संरचना कैसे होती है। तो श्रेणी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ये हो गया आपका आर्मेचर, और ये हो गई फील्ड वाइंडिंग। ठीक, और हम आर्मेचर को देंगे प्राइम मूवर द्वारा। ये है सॉफ्ट, और इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, प्राइम मूवर के द्वारा हम इसको एनर्जी प्रदान करेंगे। तो ये हो गया हमारा आर्मेचर, ये हो गई फील्ड वाइंडिंग, ये हो गई फील्ड वाइंडिंग, और इसी के साथ यहाँ कनेक्ट हो गया आपका लोड। ओके, लोड का रेजिस्टेंस R, लोड में आने वाली धारा I, और लोड के क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज V। ओके, फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध जो है RSC, फील्ड वाइंडिंग में आने वाली धारा ISC, आर्मेचर में उत्पन्न धारा IA, आर्मेचर में उत्पन्न EMF EA, और आर्मेचर का प्रतिरोध RA। ठीक है, तो ये टर्म हो गए।
इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो फील्ड वाइंडिंग जो है श्रेणी मोटर में आपको देखना है, IA आर्मेचर धारा है, ठीक। IA क्या है? आर्मेचर धारा है। EA उत्पन्न EMF है। RA आर्मेचर प्रतिरोध है। आर्मेचर प्रतिरोध। ISC फील्ड धारा। RSC फील्ड प्रतिरोध। फील्ड प्रतिरोध और I लोड धारा। और कैपिटल R है लोड प्रतिरोध। ओके, तो आपको इसमें जो सैम्बल यूज किए गए हैं EA, IA, RA, ISC, RSC, I और R, ठीक। यहाँ पर उनके मान लिख दिए गए कि वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, और भी जो है आपका क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। V क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। आप अपनी मोबाइल को लैंडस्केप मोड में कर लें और साथ ही साथ जो है लैंडस्केप मोड में करके देखें, और जिससे आपको पूरी वीडियो और फिगर्स, चित्र जो है पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ DC मशीन का स्ट्रक्चर हो गया, और ये हो गए उसके पैरामीटर जो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है जिन साइन को, ये हो गया इनका एक्सप्लेनेशन। IA से आर्मेचर धारा को रिप्रेजेंट किया जाता है, EA से उत्पन्न EMF को रिप्रेजेंट किया जाता है, RA आर्मेचर प्रतिरोध को बताता है, ISC फील्ड धारा को बताता है, RSC फील्ड प्रतिरोध को बताता है, I लोड धारा को बताता है, R लोड प्रतिरोध को बताता है, और भी जो है टर्मिनल वोल्टेज के बारे में इंडिकेट करता है, ठीक। हम यहाँ पे समीकरण अब कुछ टर्म यहाँ पे नोट करने हैं, जैसे फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है। तांबे के विद्युत रोधी, तांबे के विद्युत रोधी तारों और मोटे तार कम टर्नों से बनाई जाएगी। मोटे तार कम टर्नों की, ठीक। मोटे तार कम टर्नों की बनाई जाएगी, जिससे इसका प्रतिरोध कम होगा। जिससे इसका प्रतिरोध कम होगा, यानी RA का मान क्या होगा? कम होगा, ठीक। RA का जो मान होगा वो क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसे हमने मोटे तार कम टर्नों का बनाया है। जब फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार कम टर्नों का बनाएंगे तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा और प्रतिघात ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, श्रेणी मोटर में फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार कम टर्नों का बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो भी लोड धारा गुजरेगी वो फील्ड वाइंडिंग से ही होकर गुजरेगी। यदि हम इसे पतले तार अधिक टर्नों का बना देते तो इसका प्रतिरोध अधिक हो जाता और उच्च धारा पर ये वाइंडिंग जलकर क्या हो जाती? नष्ट हो जाती। तो फील्ड वाइंडिंग को श्रेणी मोटर में उच्च लोड धारा से नष्ट होने से बचाने के लिए इसे मोटे तार कम टर्नों का बनाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि फील्ड वाइंडिंग को तांबे के विद्युत रोधी तारों से बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे? मोटे तार कम टर्नों का बनाएंगे, ठीक है। ओके, क्लियर है? क्लियर है भाई? कमेंट कर दीजिए। क्लियर हो तो कमेंट कर दीजिए। क्लियर हो तो कमेंट कर दीजिए बिल्कुल। अगर इतना कंटेंट आपका क्लियर हो गया
तो कमेंट कर दीजिए और आगे इसके हम बढ़ें। अब देखिए यहाँ पे आर ए का मान हमको क्या करना है, अभी हमने बताया आर ए का मान क्या होगा, कम होगा। अगर आर ए का मान ज़्यादा होगा तो उच्च लोड धारा पर ये श्रेणी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। क्योंकि श्रेणी जनरेटर में जो भी धारा जाएगी आर्मेचर से लोड की तरफ वो फील्ड वाइंडिंग से होकर ही जाएगी। ठीक, अब हम यहाँ पर इसके फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार कम टर्नों का बनाएंगे। आर्मेचर मोटे तार कम टर्नों का ही बनता है, सभी जनरेटर में आर्मेचर को मोटे तार कम टर्नों का बनता है। आर ए का मान जो है, सॉरी आर एस सी का मान, आर एस सी का मान कम होगा। आर ए का मान जो होगा आर्मेचर प्रतिरोध, इसका मान जो है कम ही होगा। ठीक, इसका मान कम होना चाहिए और आर ए का मान है लगभग 1 ओम होना चाहिए, 1 ओम से कम, 1 ओम से कम। आपको याद रखना होगा आर्मेचर प्रतिरोध का मान 1 ओम या इससे कम होना चाहिए। ठीक, आर्मेचर प्रतिरोध का मान 1 ओम या इससे कम होना चाहिए, जबकि फील्ड वाइंडिंग आरएससी का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और इसके लिए हमने इसे मोटे तार कम टर्नों का बना दिया है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं भाई, सभी लोग कमेंट करते रहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें लिखने हैं इसके समीकरण के बारे में। क्या लिखना है, समीकरण। श्रेणी जनरेटर के समीकरण को कैसे लिखेंगे। ठीक, तो पहले हम धारा का समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, धारा का समीकरण, धारा का समीकरण। तो धारा का समीकरण होगा I बराबर IA। बनने वाली धारा क्या है, IA, और यही धारा यहाँ से निकलती है जो हो जाती है आगे बढ़कर ISC हो जाती है, और यही धारा आगे बढ़कर क्या हो जाती है, I हो जाती है। तो श्रेणी जनरेटर में सभी धाराएं एक दूसरे की क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी आर्मेचर धारा फील्ड धारा के बराबर है और फील्ड धारा लोड धारा के बराबर है। ओके, वोल्टेज का समीकरण लिखते हैं। किरचॉफ का नियम लगाते हैं। वोल्टेज, तो बनने वाला वोल्टेज है EA, और इसके बाद यहाँ पे पहला वोल्टेज ड्रॉप होगा इजकल टू IA प्लस दूसरा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा ISC RSC, और तीसरा वोल्टेज ड्रॉप होगा IR। ठीक, तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है, सिग्मा E बराबर सिग्मा IR। ठीक, इस नियम के अनुसार EA बराबर हो जाएगा IARA प्लस यहाँ पे हम देखें ISC बराबर IA लिख सकते हैं, तो IARSC प्लस IR की जगह पे भी लिख सकते हैं ओम के नियम से। EA बराबर हो जाएगा IARA प्लस RSC और प्लस B। ठीक, तो ये हो गया उत्पन्न विद्युत वाहक बल का समीकरण। ठीक, टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण आप लिखेंगे। टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा V इक्वल टू EA माइनस IARA प्लस RSC। ओके, राइट। तो ये मैटर आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक और पैरामीटर आपको बताना है, उत्पन्न शक्ति। उत्पन्न शक्ति EA बराबर IA वाट, PA बराबर IA वाट, और लोड को दी गई शक्ति जो है
लोड को दी गई शक्ति, लोड को दी गई शक्ति बराबर वी आई वाट। ठीक, तो लोड को दी गई शक्ति क्या होगी, वी आई वाट होगी, और उत्पन्न शक्ति क्या होगी, ई ए आई ए वाट होगी। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हमें इसके समीकरण मिल गए कि हम इसके समीकरण कैसे बनाते हैं। एक बार फिर से समीकरण को रिपीट कर लेते हैं। आई ए आर्मेचर में बहने वाली धारा यहाँ से निकलती है और एक ही रास्ते से आगे बढ़ती है, तो यही धारा जाकर जब फील्ड में पहुँचती है तो इसका नाम आई एस सी होता है। तो आई ए बराबर आई एस सी, और यही धारा जब लोड में पहुँचती है तो इसका नाम आई हो जाता है। यानी तीनों धाराएं एक ही हैं लेकिन नाम अलग हैं, इसलिए तीनों धाराएं आई ए बराबर आई एस सी प्लस बराबर आई एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। ओके, अब वोल्टेज का समीकरण देखिए, बनने वाला वोल्टेज ई ए है। यहाँ पर पहला वोल्टेज ड्रॉप आई ए आर ए, दूसरा वोल्टेज ड्रॉप आई एस सी आर एस सी, और तीसरा वोल्टेज आई आर। सिग्मा ई बराबर सिग्मा ई आर, यही किरचॉफ का जो है वोल्टेज का दूसरा नियम है। यहाँ से ई ए बराबर आई ए आर ए प्लस आर एस सी प्लस बी हम बना देंगे तो हमको वोल्टेज का समीकरण मिल जाएगा। और हम यहाँ पे भी इक्वल टू ई माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस सी कर देंगे तो हमको टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण मिल जाएगा। ठीक, जनरेटर में जो उत्पन्न पावर होती है, जो उसके आर्मेचर में डेवलप पावर होती है, वो होती है P इक्वल टू ई ए इंटू आई ए वाट, और जो लोड को पावर वो ट्रांसफ़र करता है वो होती है P बराबर वी आई वाट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रेणी जनरेटर के लक्षण देखते हैं। श्रेणी जनरेटर के लक्षण, श्रेणी जनरेटर के अभिलक्षण, यानी अभिलक्षण से हमको ये पता लगाना है कि जनरेटर का गुण क्या है, ये किस प्रकार से लोड को पावर सप्लाई करेगा। तो पहला पॉइंट है, इसमें जो है अवशिष्ट चुंबकत्व होना चाहिए। अवशिष्ट चुंबकत्व होना चाहिए। ओके, जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व होना चाहिए। बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के कोई भी स्व-उत्तेजित जनरेटर जो है ईएमएफ जनरेट नहीं कर पाता। तो ईएमएफ जनरेट करने के लिए ये कंडीशन है कि उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण होना आवश्यक है। दूसरी कंडीशन है, इस जनरेटर को सदैव लोड के साथ प्रारंभ करें। लोड के साथ प्रारंभ करें। ठीक, श्रेणी जनरेटर को सदैव लोड के साथ प्रारंभ करें। अगर आप बिना लोड के प्रारंभ करते हैं, लोड नहीं लगा होगा, तो लोड न लगा होने पर इस परिपथ में धारा नहीं बहेगी, क्योंकि धारा का प्रवाह बंद पथ से ही होता है। खुले पथ से धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो इस पथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये जनरेटर अपना ईएमएफ नहीं बना पाएगा। तो यदि आप श्रेणी जनरेटर को बिना लोड के साथ प्रारंभ करते हैं तो ये जनरेटर विद्युत वाहक बल बनाने में असमर्थ रहेगा। अतः श्रेणी जनरेटर को सदैव लोड के साथ प्रारंभ करें। तीसरा इसका लक्षण है, लोड बढ़ाने पर इसकी टर्मिनल वोल्टेज बढ़ती है। इसकी टर्मिनल वोल्टेज बढ़ती है। ओके, लोड बढ़ाने पर इसकी टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, बढ़ती है। इसलिए इसका उपयोग जो है वोल्टेज बढ़ाने के लिए किया जाता है।
ओके, जहाँ पर ऐसे स्थानों पर इसका उपयोग होता है जहाँ पर वोल्टेज को इम्प्रूव करना होता है, वोल्टेज को बढ़ाना होता है, इसलिए श्रेणी जनरेटर का उपयोग जो है वो बूस्टर के रूप में होता है। बूस्टर के रूप में आपको याद रखना है, श्रेणी जनरेटर का उपयोग कैसे कहाँ पर किया जाता है, बूस्टर के रूप में किया जाता है। ओके, चलिए देखते हैं बूस्टर कहाँ लगते हैं। बूस्टर जो है डीसी सब स्टेशनों पर लगते हैं। जैसे जो काम एसी में ट्रांसफार्मर करता है वही काम डीसी जनरेटर करता है। ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, पावर या घटी हुई पावर या वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। वैसे ही डीसी संचरण लाइनों में जब वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, उस वोल्टेज ड्रॉप की कमी को पूरा करने के लिए डीसी श्रेणी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, और ऐसी सिचुएशन में इसका नाम होता है बूस्टर। तो आपको याद रखना है, श्रेणी जनरेटर का उपयोग किसके लिए किस रूप में किया जाता है, बूस्टर के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही। फिर हम आगे कल मिलेंगे शंट जनरेटर के साथ। जय हिंद।